अब हम पढ़ते हैं ब्लड वेसल्स मींस रक्त वाहिनियां। हम ये जानते हैं कि हमारे अंदर क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम मींस बंद प्रकार का परिसंचरण तंत्र पाया जाता है और बंद प्रकार के परिसंचरण तंत्र में रक्त जो है बंद रक्त वाहिनियों में बहता है। तो यहां पर जो रक्त वाहिनियां हैं हमारे शरीर के अंदर वो मुख्यतः 3 प्रकार की होती हैं। पहला है आर्टरीज मींस धमनी, दूसरा है वेन मींस शिरा और तीसरा है कैपिलरी मींस केशिका। हम इन सब के बारे में कुछ चीजें पहले से ही जानते हैं, जैसे कि हम जानते हैं कि धमनी ऑक्सीजनित रुधिर को कैरी करती है, शिरा विऑक्सीजनित रुधिर को कैरी करती है। ये चीजें हम पहले से ही जानते हैं। अब उनके बारे में डिटेल में पढ़ते हैं। आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को ले जाने का काम करती है मींस ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है। लेकिन क्या सभी धमनियां ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं? नहीं, क्योंकि हमें पता है, इसका एक्सेप्शन हमें पता है, फुफ्फुसीय धमनी मींस पल्मोनरी आर्टरी जो कि कैसा ब्लड लेकर जा रही है? डीऑक्सीजनेटेड मींस वीऑक्सीजनेट। जबकि सिराओं की बात करें तो सिरा जो है वीऑक्सीजनेट रुधिर मींस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती हैं। लेकिन क्या सभी सिराएं वीऑक्सीजनेट रुधिर को कैरी करती हैं? नहीं, एक्सेप्शन है, इसका अपवाद है फुफ्फुसीय सिरा जो कि लेकर जा रही है ऑक्सीजनेटेड ब्लड को। इसके अलावा अगर हमसे यह पूछा जाए कि आर्टरी और वेन के लिए जो इसकी एक परफेक्ट डेफिनेशन है, जो इसके लिए सबसे सही परिभाषा है, तो उसके लिए हम लोगों ने ये इस पर स्टार लगा रखा है जिस बॉक्स पर। ये सबसे सही परिभाषा होती है धमनी और सिरा की। कैसे? धमनी वो रक्तवाहिनी होती है जो कि ब्लड को हृदय से अंगों तक ले जाने का कार्य करती है। कैसे? आप देखिए, फुफ्फुसी धमनी की बात करें, पल्मोनरी आर्टरी की, तो पल्मोनरी आर्टरी हार्ट के राइट वेंट्रिकल से निकलती है मींस दाएं निलय से निकलती है और दाएं निलय से निकलकर वो फेफड़ों तक ब्लड को लेकर जा रही होती है। मींस फुफ्फुसीय धमनी भी इस परिभाषा का अपवाद नहीं है। तो धमनी के लिए सबसे सही परिभाषा क्या है कि ऐसी रक्त वाहिनी जो कि ब्लड को हार्ट से ऑर्गन पर ले जाने का काम करती है। ऐसे ही सिरा के लिए सबसे सही परिभाषा क्या है? ऐसी रक्त वाहिनी जो कि ब्लड को ऑर्गन से और हार्ट पर ले जाने का काम करे। तो हमने पढ़ा आर्टरीज ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, वेन डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी कर रही है, लेकिन इनके ये एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन। जबकि इसका एक परफेक्ट डेफिनेशन है जो कि आर्टरीज वो हैं जो ब्लड को हार्ट से ऑर्गन ले जाएं और वेन वो ब्लड वेसल जो कि ब्लड को ऑर्गन से कहां लेकर जाए? हार्ट पर लेकर जाए। इसके अलावा अगर हम धमनी के बारे में और देखते हैं तो धमनी की जो दीवार है वो मोटी होती है और साथ ही साथ वो प्रत्यास्थ भी होती है मींस इलास्टिक होती है। प्रत्यास्थता का ये जो गुण है ये इसके अंदर पाए जाने वाले मध्य स्तर, जिसे ट्यूनिका मीडिया भी बोलते हैं, उसमें पाए जाने वाले प्रत्यास्थ तंतु मींस इलास्टिक फाइबर की वजह से होता है। ट्यूनिका मीडिया एक नया नाम आया। एग्जैक्टली हम आर्टरीज और वेन की जब स्टडी करते हैं तो इनमें बाहर से अंदर की तरफ हमें 3 लेयर देखने को मिलती है इनकी दीवारों में। बाहर वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, बीच वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका मीडिया और अंदर वाली लेयर का नाम होता है ट्यूनिका इंटरना, या उसी को बोलते हैं एंडोथीलियम। ये हम अभी एक डायग्राम से समझेंगे इन तीनों स्तर के बारे में। तो आर्टरीज जो है उनकी दीवार मोटी है, साथ ही वो प्रत्यास्थ है मींस इलास्टिक है, और प्रत्यास्थता का वो जो गुण उनमें आया है वो इस ट्यूनिका मीडिया के अधिक मोटे होने की वजह से आया है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में प्रत्यास्थ तंतु पाए जाते हैं और क्योंकि आर्टरीज में ये लेयर बहुत मोटी है इस वजह से ये प्रत्यास्थ होते हैं। जबकि अगर मैं सिरा की बात करूं तो सिरा की दीवार पतली है और साथ ही साथ ये अप्रत्यास्थ है। ऐसा इस वजह से है
क्योंकि इनमें ट्यूनिका मीडिया जो है वो बहुत कम मोटा होता है, और क्योंकि प्रत्यास्थता के लिए रिस्पॉन्सिबल भी ट्यूनिका मीडिया ही होता है, इस वजह से हम इसे अप्रत्यास्थ मानते हैं। आर्टरीज जो है उनकी दीवार मोटी है, इधर सिरा में दीवार पतली है, आर्टरी प्रत्यास्थ है, ये अप्रत्यास्थ है। जो आर्टरी है उनकी गुहा सकरी होती है, जबकि वेन में जो गुहा है वो चौड़ी होती है। आप इमेजिन करिए कि कोई एक पाइप है जिसके कि अंदर का डायमीटर जो है वो ज्यादा है, मींस उसकी गुहा अगर चौड़ी है, उसकी दीवार अगर पतली है, और अगर वो पाइप खाली हो तो वो पाइप पिचक जाएगा। जबकि अगर कोई पाइप जिसकी दीवार मोटी हो, अंदर उसकी गुहा या ल्यूमन सकरी हो, तो वो पाइप अगर खाली होगा तो भी वो पिचकेगा नहीं। और बिल्कुल इसी तरीके से आर्टरीज जो धमनी है, गुहा सकरी है, दीवार मोटी है, तो अगर ये खाली हो तो भी इसकी दीवार पिचकती नहीं है। लेकिन यहां अगर हम बात करें तो क्योंकि दीवार पतली है और गुहा जो है वो चौड़ी है, इस वजह से जो वेन है वो उसकी दीवार पिचक जाती है। तो एक तो है नॉन कोलैप्सिबल और एक है कोलैप्स करने वाली, कोलैप्सिबल है। इसके अलावा क्योंकि आर्टरीज में ब्लड हार्ट के थ्रू डाला जाता है, हृदय द्वारा डाला जाता है, तो हृदय द्वारा जब ब्लड को आर्टरीज में डाला जाएगा तो ब्लड को पंप किया जाएगा, और ब्लड को पंप जब हृदय करेगा तो आर्टरीज में ब्लड का प्रेशर ज्यादा होगा, जबकि वेन से तो ब्लड को हार्ट द्वारा लिया जा रहा है। इस वजह से वेन में ब्लड का जो प्रेशर है वो कम होगा। मैं ये कह सकता हूं कि धमनियों में जो रक्त का दाब है वो, और साथ ही साथ जो रक्त का बहाव जो फ्लो है उसकी स्पीड जो है वो ज्यादा होगी, क्योंकि इनमें ब्लड हृदय द्वारा पंप किया जा रहा है, जबकि सिराओं में ऐसा नहीं होगा। सिराओं से तो हार्ट ब्लड को रिसीव कर रहा है, तो उनमें रक्त का जो दाब है वो, और साथ में रक्त के बहाव की जो गति है वो कम होगी। अब आप खुद सोचिए कि अगर ब्लड का फ्लो या उसकी स्पीड ज्यादा है और ब्लड प्रेशर भी ज्यादा है, तो उसके वापस लौटने के चांसेस बहुत कम होंगे। इस वजह से धमनियों में कपाट अनुपस्थित होते हैं, जबकि यहां पर क्योंकि ब्लड प्रेशर कम है, रक्त के बहाव की गति भी कम है, इस वजह से ब्लड के बैकवर्ड फ्लो को रोकने के लिए इनमें कपाट पाए जाते हैं। तो कपाट किसमें प्रेजेंट है? वेन में। कपाट किसमें एब्सेंट है? तो आर्टरी में। आर्टरी हमारे शरीर में गहराई में स्थित होती है, जबकि वेन जो है हमें ऊपर से ये त्वचा के नीचे दिखाई देती है। तो वेन हमारे शरीर में कम गहराई में स्थित होती हैं, त्वचा के नीचे भी पाई जाती हैं। इसके अलावा अगर हम कहें कि आर्टरीज में मध्य स्तर, तो ट्यूनिका मीडिया अधिक मोटा, ये हम पढ़ चुके हैं, और वेन में ट्यूनिका मीडिया जो है वो कम मोटा होता है। इसके अलावा अब हम कैपिलरी की बात करते हैं, केशिका की। केशिका जो कि अंगों में उपस्थित होती है, और केशिका में केवल एक ही स्तर पाया जाता है, एंडोथेलियम। क्यों हम ये कह रहे हैं एक स्तर? क्योंकि हमने पढ़ा था आर्टरी और वेन में उनकी दीवारों में बाहर से अंदर की तरफ 3 स्तर होते हैं, वो जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना, और उस ट्यूनिका इंटरना का ही नाम है एंडोथेलियम। तो केवल और केवल एंडोथेलियम पाया जाता है केशिका में। केशिका की जो भित्ति है वो परफोरेटेड मींस छिद्रित होती है, और हम ये भी जानते हैं कि एंडोथेलियम बना होता है सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम मींस सरल सल की उपकला का। और सरल सल की उपकला 2 काम करती है, एक डिफ्यूजन मींस विसरण, और दूसरा फिल्ट्रेशन मींस निस्यंदन। तो कैपिलरी जो है, इसका कार्य पूछा जाए तो इसमें इसके द्वारा विभिन्न पदार्थों का विनिमय मींस एक्सचेंज किया जाता है, ये इसका कार्य है। साथ ही साथ ये आर्टरी और वेन मींस धमनी और सिरा को जोड़ने का भी कार्य करती है। आगे हम पढ़ेंगे कि हार्ट से जो ब्लड वेसल ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर निकलती है वो है महाधमनी, और महाधमनी जब विभाजित होती है तो बनती है धमनी। धमनी जब विभाजित होती है तो बनती है धमनिका। धमनिका जब विभाजित होती है तो बनती है केशिका। केशिका आगे चलकर बनाती है वेन्यूल्स। वेन्यूल्स का ब्लड सब मिलकर बनाता है शिरा,
और शिरा जो है, बहुत सारी शिराएं मिलकर बनती हैं, अपना ब्लड किसमें डाल रही होती हैं, महाशिरा में, और महाशिरा से ब्लड वापस हार्ट पर आ जाता है। तो हम देख रहे हैं इधर से जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड को धमनी लेकर आ रही है और जो वापस डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जा रहा है, उनके बीच में कौन है, केशिका। तो केशिका धमनियों को सिराओं से जोड़ने का कार्य भी करती है। तो ये था धमनी, सिरा और केशिका के बारे में। यहीं पर अगर हमसे ये पूछा जाए कि किसी व्यक्ति की मृत्यु होने के बाद धमनी और सिरा, इनमें से किसमें ब्लड प्रेजेंट होगा और कौन जो है ब्लड, किसमें ब्लड नहीं पाया जाएगा, मींस कौन खाली होगी। तो व्यक्ति की मृत्यु के पश्चात धमनियां खाली हो जाती हैं, जबकि जो शिराएं हैं वो फुल ऑफ ब्लड हो जाते हैं, मींस वो रक्त से भर जाते हैं। इसका रीजन ये भी है, हम समझ सकते हैं कि आर्टरीज में जो ब्लड डाला जा रहा है वो हार्ट के पंप के द्वारा डाला जा रहा है। जब हार्ट ब्लड को पंप करता है तब जाकर धमनियों में ब्लड जाता है। व्यक्ति की मृत्यु अगर हो चुकी है तो हार्ट ने बीट करना बंद कर दिया है, तो ब्लड आर्टरीज में तो जाएगा नहीं, और आर्टरीज का जो ब्लड है वो दूसरे एंड में उपस्थित जो शिराएं हैं वहां पहुंच जाएगा। तो सिराओं में ब्लड होगा, वो फुल ऑफ ब्लड होंगी, और क्योंकि उनमें से वापस आ नहीं सकता क्योंकि उनमें कपाट प्रेजेंट है, और आर्टरी है जो हमारी धमनियां हैं उनमें ब्लड उपस्थित नहीं होगा, मींस धमनियां खाली होंगी। हमने अभी तक धमनी एवं शिरा में डिफरेंस को पढ़ लिया है। अब हम धमनियों एवं सिराओं की औतकी को पढ़ते हैं। औतकी का क्या मतलब होता है, टिश्यू की स्टडी करना, मींस ऊतकों का अध्ययन करना, उसे बोलते हैं औतकी। तो यहां हम देखेंगे कि एक धमनी या एक सिरा जो है, उनकी जो दीवार है उसमें कौन कौन से ऊतक प्रेजेंट होते हैं और इनकी जो दीवार है वो कितनी लेयर से मिलकर बनी होती है। तो सामान्यतः किसी भी रक्त वाहिनी में जो उसकी दीवार है उसमें मुख्यतः 3 स्तर पाए जाते हैं। फर्स्ट होता है ट्यूनिका एक्सटर्ना, सेकंड है ट्यूनिका मीडिया और थर्ड है ट्यूनिका इंटरना। इसे बोलते हैं बाह्य स्तर, इसे बोलते हैं मध्य स्तर और इसे बोलते हैं अंतः स्तर, और इसी का ही दूसरा नाम होता है एंडोथीलियम। मींस हम ये समझ सकते हैं कि सबसे बाहर की जो लेयर है, यहां पर भी देख सकते हैं जो सबसे बाहर की लेयर है, इस लेयर को बोला जाता है ट्यूनिका एक्सटर्ना। जो मध्य स्तर है, बीच वाली जो लेयर है, उसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया। ऐसे ही हम यहां पर भी देख सकते हैं, ये जो मिडिल लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका मीडिया, और सबसे अंदर की जो लेयर हमें दिखाई दे रही है उसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। यहां पर भी देख सकते हैं सबसे अंदर की ये जो लेयर है इसे बोलते हैं ट्यूनिका इंटरना। तो हमने 3 लेयर पढ़ी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना। ट्यूनिका एक्सटर्ना जो कि सबसे बाहर वाली लेयर होती है किसी भी रक्त वाहिनी की, वो ढीले संयोजी ऊतक से बनी होती है, मींस लूज कनेक्टिव टिश्यू से वो बनी होती है, और उसमें कोलेजन फाइबर मींस कोलेजन तंतु, इलास्टिन फाइबर मींस इलास्टिन तंतु, और साथ ही साथ उसमें कुछ पेशियां पाई जाती हैं और उन पेशियों का नाम है अनुलंब पेशियां। तो हमने पढ़ा ट्यूनिका एक्सटर्ना क्यों कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है, तो वो लूज कनेक्टिव टिश्यू मींस ढीले संयोजी ऊतक से मिलकर बनी है, और उसमें कौन कौन से तंतु हैं, तो उसमें कोलेजन एवं इलास्टिन दोनों प्रकार के तंतु उपस्थित हैं, और साथ ही उसमें कुछ पेशियां हैं जिनका नाम है अनुलंब पेशियां। अब आते हैं सेकेंड लेयर पर जिसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। ट्यूनिका मीडिया जिसे मध्य स्तर भी बोला जाता है, ये जो स्तर है ये किसी भी रक्त वाहिनी की प्रत्यास्थता के लिए जिम्मेदार होता है, मींस किसी भी रक्त वाहिनी में कितना लचकपन है, कितनी प्रत्यास्थता है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल जो लेयर है उसका नाम है ट्यूनिका मीडिया। क्यों हम ये कह रहे हैं कि ये प्रत्यास्थता के लिए जिम्मेदार है, क्योंकि ट्यूनिका मीडिया में अरेखित पेशियां एवं इलास्टिक तंतुओं का जाल होता है। मींस हम ये कह सकते हैं कि ट्यूनिका मीडिया में पाए जाने वाले ये जो इलास्टिक तंतुओं का जाल है उसकी वजह से प्रत्यास्थता डेवलप करती है। और हम ये भी जानते हैं, अभी हमने धमनी में पढ़ा था कि धमनी प्रत्यास्थ होती है जबकि
सिरा जो है वो अप्रत्यास्थ होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि धमनी में जो मध्य स्तर की मोटाई है, जो थिकनेस है, वो ज्यादा होती है, जबकि सिरा में आप देख सकते हो यहां जो सिरा में मध्य स्तर है उसकी मोटाई कम है, जबकि धमनी में जो मध्य स्तर ये वाला दिखा रखा है उसकी मोटाई ज्यादा है। इसी की वजह से, क्योंकि ये इलास्टिन तंतु से मिलकर बना है मध्य स्तर, तो धमनी हम कहते हैं प्रत्यास्थ है, जबकि शिरा हम कहते हैं कि ये अप्रत्यास्थ है। अब आते हैं सबसे अंदर वाली लेयर पे, जिसका नाम है ट्यूनिका इंटरना, या इसी को बोलते हैं एंडोथेलियम, और इसके बारे में हम पहले भी बहुत बार पढ़ चुके हैं। एंडोथेलियम इनर लाइनिंग ऑफ ब्लड वेसल को बोला जाता है, मींस रक्त वाहिनी के आंतर आस्तर को बोलते हैं। साथ ही एंडोथेलियम बना होता है सरल सल्की उपकला, मींस सिंपल स्क्वैमस एपिथेलियम से। तो ये 3 लेयर हमने पढ़ी, पहला ट्यूनिका एक्सटर्ना, दूसरा ट्यूनिका मीडिया और तीसरा ट्यूनिका इंटरना। हम यहीं पर अगर देखें तो धमनी की जो गुहा है वो हमें सकरी दिखाई दे रही है, जबकि सिरा में जो गुहा हमें दिखाई दे रही है वो चौड़ी होती। तो हमने पढ़ा था कि धमनी की गुहा सकरी और सिरा की गुहा चौड़ी है। ये प्रत्यास्थ है धमनी, जबकि सिरा जो है अप्रत्यास्थ है। बड़ी धमनियों में इन 3 लेयर्स के अलावा एक और लेयर प्रेजेंट होती है और उसे बोलते हैं इलास्टिक झिल्ली। और वो इलास्टिक झिल्ली कहां पाई जाती है? तो वो ट्यूनिका मीडिया और ट्यूनिका इंटरना के बीच में पाई जाती है। मींस मैं ये कह सकता हूं कि बड़ी धमनियों में टोटल 4 लेयर हमें देखने को मिलेंगी, ट्यूनिका एक्सटर्ना, ट्यूनिका मीडिया, तीसरे नंबर पर इलास्टिक झिल्ली और 4th नंबर पर मिलेगी ट्यूनिका इंटरना। एक वर्ड और पूछा जाता है यहां पर, उसका नाम है वासा वैसोरम। ये क्या होता है? तो हम जानते हैं कि हमारे ब्लड को ले जाने वाली जो रक्त वाहिनियां हैं वो भी तो सेल से मिलकर बनी है, मींस कोशिकाओं से मिलकर बनी है, मींस उनकी दीवार में कोशिकाएं पाई जाती हैं, यह हमें पता है। उनकी दीवार की जो कोशिकाएं हैं उन्हें भी तो पोषण चाहिए, और उन पोषण के लिए इन रक्त वाहिनियों के बीच में कुछ छोटी छोटी रक्त वाहिनियों का जाल होता है, जो इन रक्त वाहिनियों को ब्लड सप्लाई करती है, मींस इन रक्त वाहिनियों की कोशिकाओं को पोषण प्रदान करती है, और ऐसी रक्त आपूर्ति को बोलते हैं वासा वैसोरम। तो ये था धमनियों एवं सिराओं की भौतिकी। अब हम पढ़ते हैं लिम्फेटिक सिस्टम मींस लसिका तंत्र के बारे में। लसिका तंत्र में हम टोटल 3 स्ट्रक्चर्स को स्टडी करते हैं। लसिका तंत्र हमारे अंदर 3 स्ट्रक्चर से मिलकर बना है, या बोल सकते हैं लसिका तंत्र जो है उसमें 3 चीजें हम पढ़ते हैं। पहला है लसिका मींस लिम्फ, दूसरा लसिका वाहिनी जिसमें कि लिम्फ फ्लो हो रहा है मींस बह रहा है, और तीसरा होता है लसिका गांठें मींस लिम्फ नोड। तो पहला है लिम्फ, दूसरा है लिम्फेटिक वेसल और तीसरा है लिम्फ नोड, और इन तीनों को मिलाकर बनता है लिम्फेटिक सिस्टम मींस लसिका तंत्र। सबसे पहले हम पढ़ेंगे लिम्फ और लिम्फ वेसल्स के बारे में, और लास्ट में हम पढ़ेंगे लिम्फ नोड मींस लसिका गांठों के बारे में। तो पढ़ते हैं लिम्फ के बारे में। हम कुछ चीजें जो पहले से जानते हैं उन्हें समझते हैं। हम ये जानते हैं कि लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड को जब पंप किया जाता है तो वो जाता है एरोटा में मींस महाधमनी में। महाधमनी जब डिवाइड होती है तो बनती है धमनी मींस आर्टरी। आर्टरी जब डिवाइड होती है तो बनती है धमनिका मींस आर्टीरियोल, और आर्टीरियोल जब डिवाइड होता है तो बनता है कैपिलरी मींस केशिका। केशिका आगे चलकर जिसमें कंटिन्यू होती है उन ब्लड वेसल्स को बोलते हैं वेन्यूल्स मींस शिरिका। शिरिका अपना ब्लड जिन ब्लड वेसल में डालती है और कंटिन्यू होती है उन्हें बोलते हैं सिरा मींस वेन्स। इसके अलावा बहुत सारी सिराएं मिलकर अपना ब्लड 2 महासिरा द्वारा दाएं आलिंद मींस राइट एट्रियम में डालते हैं। उन 2 में से एक होती है अग्र महासिरा और एक होती है पश्च महासिरा, और हमने यहां केवल नाम लिखा है महासिरा। हमें यहां क्योंकि अग्र और पश्च के बारे में नहीं पढ़ना, हम सीधे सीधे बॉडी का सर्कुलेशन पढ़ रहे हैं। तो हमने देखा हमारे बॉडी में जो सर्कुलेशन है वो लेफ्ट वेंट्रिकल से जब ब्लड निकलता है तो वो किस तरीके से दाएं आलिंद में पहुंचता है, और क्योंकि हमारा एक क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम है
मींस हमारे अंदर बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो देखिए आप, हमारा ब्लड कहां पर प्रेजेंट है? बंद रक्त वाहिनियों में ही बह रहा है। इस वजह से हम बोल रहे हैं बंद परिसंचरण तंत्र। अब इसका लिम्फ से क्या कनेक्शन है वो समझते हैं। हम ये जानते हैं कि सेल के लेवल पर जो ऑक्सीजन सेल को दी जा रही है और CO2 वहां से लिया जा रहा है, तो अंग के स्तर पर जो रक्त वाहिनियां सेल के साथ कोई भी पदार्थ का विनिमय कर रहा है, उन रक्त वाहिनियों का नाम है केशिका, मींस कैपिलरी। और हम ये भी समझ सकते हैं कि यहां से ब्लड, यहां से मतलब बाएं निलय से ब्लड महाधमनी में गया, फिर धमनी में आया, फिर धमनिका में आया। तो ये कैसा ब्लड है? ये है ऑक्सीजनेटेड ब्लड। और केशिका में जब ये जाएगा तो इस ऑक्सीजनेटेड ब्लड में से ऑक्सीजन सेल को दे दी जाएगी और CO2 इस सेल से इस कैपिलरी मींस केशिका में चली जाएगी। तो यहां जो ब्लड होगा वो जाते हैं, जब केशिका से वो ब्लड सिरका में जाएगा तो ब्लड कैसा हो चुका होगा? तो यहां पर ये ब्लड हो चुका होगा डीऑक्सीजनेटेड, मींस वी ऑक्सीजनेट। तो मैं कह सकता हूं कि केशिका के एक साइड में ब्लड कैसा? ऑक्सीजनेटेड, मींस ऑक्सीजनित रक्त, और दूसरी साइड कैसा? डीऑक्सीजनेटेड, मींस वी ऑक्सीजनित रक्त। हम ये भी समझ सकते हैं कि जब इधर की साइड से ब्लड को इस महाधमनी में भेजा गया तो हार्ट ने इसे पंप करके भेजा है, जबकि जब हार्ट में ब्लड महाशिरा द्वारा जाएगा तो उस टाइम हार्ट जो है वो पंप नहीं कर रहा होगा, वो डायस्टोल कर रहा होगा। मींस उस टाइम हृदय में शिथिलन चल रहा होगा, दाएं आलिंद में शिथिलन चल रहा होगा जब वो महाशिरा से ब्लड को रिसीव करेगा। तो मैं कह सकता हूं कि इधर की साइड में ब्लड प्रेशर क्या होगा? ज्यादा होगा, जबकि इधर की साइड में ब्लड प्रेशर क्या होगा? कम होगा। और हमने ये भी समझा कि सेल के लेवल पर केशिका के द्वारा उसमें उपस्थित ब्लड में से ऑक्सीजन आ गई और CO2 उसमें चली गई। ये समझ में आ गया हमें पूरी तरीके से। हमें ये समझ में आ गया कि बाएं निलय से ब्लड महाधमनी, धमनी, धमनिका, केशिका, सिरका, सिरा और महाशिरा द्वारा पहुंच गया ब्लड दाएं आलिंद में, और सेल के लेवल पर केशिका से गैसीय विनिमय हो गया। ये हमें समझ में आ गया। यहीं से अब नए पॉइंट्स हम समझते हैं। केशिका मींस कैपिलरी और सेल मींस कोशिका के मध्य में ये जो स्पेस हमें नजर आ रहा है, इस स्पेस को या इस अवकाश को बोलते हैं इंटरस्टिशियल स्पेस। इंटरस्टिशियल स्पेस किस किस के बीच का अवकाश है? तो इंटरस्टिशियल स्पेस केशिका और कोशिका के मध्य का स्पेस होता है, मींस अवकाश होता है। और यहां पर जो फ्लूइड पाया जाता है उस फ्लूइड को बोलते हैं इंटरस्टिशियल फ्लूइड, मींस अंतरकाशी द्रव्य। तो इंटरस्टिशियल फ्लूइड कहां पाया जाता है? कोशिका और केशिका के मध्य जो स्पेस है वहां पर। क्या होगा? हम ये जानते हैं कि केशिका की भित्ति जो है वो छिद्रित होती है। तो जब केशिका परफोरेटेड है, मींस छिद्रित है, तो यहां से जो ब्लड आ रहा है हाई प्रेशर से, वो यहां जब जाएगा तो उसका प्रेशर जो है कम है, क्योंकि यहां से ब्लड को इधर की साइड में तो रिसीव किया जाएगा और यहां से पंप करके ब्लड को भेजा जा रहा है। उस प्रेशर डिफरेंस की वजह से यहां पर अल्टीमेटली प्रेशर जो जनरेट होगा केशिका के लेवल पर, उस प्रेशर की वजह से ब्लड का कुछ पार्ट यहां से निकलकर इस इंटरस्टिशियल स्पेस में आ जाएगा। ब्लड का कुछ पार्ट, ब्लड के कुछ पार्ट का मतलब है कि ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक तो ब्लड कॉर्पसल्स और दूसरा होता है प्लाज्मा। ये हम पढ़ चुके हैं कि रक्त जो है वो दो चीजों से मिलकर बना है। ठोस भाग मींस सॉलिड पार्ट को हम बोलते हैं ब्लड कॉर्पसल्स, मींस रक्त कणिकाएं, और दूसरा होता है लिक्विड पार्ट जिसे बोलते हैं प्लाज्मा। तो हम समझ सकते हैं कि रक्त का कुछ भाग जो है वो निकलकर इस स्पेस में आ गया जिसका नाम था इंटरस्टिशियल स्पेस। रक्त का वो भाग जो इंटरस्टिशियल स्पेस में आया है उसमें रक्त के कौन कौन से अवयव आते हैं? तो प्लाज्मा आता है, WBC आती है, लेकिन न तो RBC आ पाती और न ही प्लेटलेट आती।
वो सीधे सीधे ब्लड के साथ जो है आगे चले जाते हैं। मैं ये कह सकता हूं कि ये जो फ्लूइड निकल के आया है इस इंटरस्टिशियल स्पेस में, उसमें क्या क्या नहीं है? रक्त में से एक तो क्या नहीं है? एक तो आरबीसी नहीं है, दूसरा क्या नहीं है? प्लेटलेट नहीं है। तो मैं ये कह सकता हूं रक्त में से आरबीसी और प्लेटलेट नहीं है, इसका मतलब प्लाज्मा और डब्ल्यूबीसी है। तो ये जो फ्लूइड उस ब्लड में से ही बना है, उसी फ्लूइड का नाम ये कहलाता है लसिका। इसी को हम बोलते हैं लसिका या लिम्फ। और इसे इस जगह से वापस लेके जाना पड़ेगा हमें। ऐसा क्यों है? क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो 1 मिनट में 5 लीटर ब्लड को पंप करता है, जिसे हम हृदय निर्गत या कार्डियक आउटपुट बोलते हैं। अगर मैं यहां से 5 लीटर ब्लड को लेकर चला हूं और यहां दाएं आलिंद में अगर 5 लीटर ब्लड नहीं पहुंचेगा, तो क्या ये 5 लीटर ब्लड को पंप कर पाएगा? नहीं कर पाएगा। इसका मतलब अगर मैं 5 लीटर पर मिनट ब्लड को बाएं निलय से लेकर चला हूं, तो मुझे दाएं आलिंद में भी हमें 5 लीटर ब्लड को लेकर आना पड़ेगा, तभी वो आलिंद से निलय में आ पाएगा और फिर निलय से फेफड़ों में और फिर फेफड़ों से वो बाएं आलिंद से होते हुए इस बाएं निलय पर आएगा। इसका मतलब ये जो 5 लीटर पर मिनट में से जो फ्लूइड निकला था और उस फ्लूइड की वजह से इस फ्लूइड का जो नाम था लसिका, उसे वापस हमें इस ब्लड में डालना पड़ेगा, क्योंकि हमें 5 लीटर ब्लड को पर मिनट पंप करवाना है आगे जाकर। तो जितना यहां से निकला था वापस वहीं पर हमें उतना पहुंचाना होगा। तो हम देख सकते हैं कि इंटरस्टिशियल स्पेस पर ये जो फ्लूइड बना जिसका नाम था लसिका, इस लसिका को यहां से जो वेसल्स हैं, वाहिनियां हैं, वो लेकर वापस इसे कहां डाल रही हैं? सिरा मींस वेन्स में। और इन वाहिनियों को बोलते हैं लसिका वाहिनियां। ये हमने केवल डायग्राम को समझने के हिसाब से बना रखा है, वैसे ऐसा होता नहीं है। इस तरीके की लसिका वाहिनियां नहीं होती, क्योंकि लसिका वाहिनी का एक एंड जो है वो बंद रहता है। लेकिन क्योंकि अगर हम इसे एक एंड को बंद कर देंगे तो वो समझ में नहीं आएगा, इस वजह से केवल लसिका वाहिनी हमने ऐसी दिखा रखी। हमें समझ में आना चाहिए कि लसिका तंत्र किस तरीके से हमारे शरीर में चल रहा है। तो लसिका तंत्र हमने देखा, लसिका का निर्माण कैसे हुआ? तो लसिका का निर्माण रक्त से ही हुआ है। प्रेजेंट रक्त में से कुछ चीजें निकल के किस में आ गई हैं? इंटरस्टिशियल स्पेस में। और उस फ्लूइड को हम बोलते हैं लसिका। और उस फ्लूइड को जिसको हमने लसिका बोला है, उसको ले जाने वाली जो वेसल्स हैं उन्हें हम लिम्फेटिक वेसल्स या लसिका वाहिनी बोलते हैं। पूछा जाए कि लसिका वाहिनी किस में जाकर खुलती है, तो लसिका वाहिनी सिराओं में जाकर खुलती है, मींस वेन्स में जाकर खुलती है। साथ ही हमसे पूछा जाए कि लसिका जो है किस लेवल पर बन रहा है, तो लसिका इंटरस्टिशियल स्पेस के लेवल पर फॉर्म होता है, मींस बनता है। इसके अलावा क्यों इंटरस्टिशियल स्पेस पे लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है, इसकी क्या उपयोगिता है? तो लिम्फ का फॉर्मेशन हुआ है इंटरस्टिशियल स्पेस पर इम्यूनिटी देने के लिए, मींस प्रतिरक्षा देने के लिए। कैसे? आगे जब हम लसिका के बारे में पढ़ेंगे तो हमें यह पता लगेगा कि लसिका के अंदर एक कोशिका सबसे ज्यादा पाई जाती है और उस कोशिका का नाम है लिम्फोसाइट। हमने डब्ल्यूबीसी 5 टाइप की पढ़ी थी। पहला एसिडोफिल, दूसरा बेसोफिल, तीसरा न्यूट्रोफिल, 4th नंबर पर हमने पढ़ा था मोनोसाइट, लास्ट में हमने पढ़ा था लिम्फोसाइट। और लिम्फोसाइट हमने पढ़ी थी कि वो प्रतिरक्षा के लिए जिम्मेदार होती है। ब्लड में सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो है न्यूट्रोफिल, लेकिन लसिका में जो सबसे ज्यादा डब्ल्यूबीसी पाई जाती है वो है लिम्फोसाइट। तो लसिका क्या काम करता है? लसिका इस इंटरस्टिशियल स्पेस पर इम्यूनिटी मींस प्रतिरक्षा देने का कार्य करता है। पहला इसका ये कार्य है। और भी बहुत सारे कार्य होते हैं, उनको भी हम आगे कार्य में जब लसिका के कार्य पढ़ेंगे तो और अच्छे से समझ में आएगा। अभी तो हमने देखा इंटरस्टिशियल स्पेस पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये लसिका का कार्य होता है। तो लसिका का निर्माण कैसे हुआ? लसिका को लेके जाने वाली लसिका वाहिनी किस में जाकर खुल रही है? तो वो हमने पढ़ा सिरा में जाकर खुलती है। ये पूरा हमें
समझ में आ गया। अगर हमसे पूछा जाए लसिका क्या है, तो अगर मैं ब्लड में से आरबीसी और प्लेटलेट अगर इन दोनों को हटा दूं तो जो बचा हुआ पार्ट है वो है लसिका। तो लिम्फ को हम कह सकते हैं ब्लड में से क्या क्या हटा दिया गया, आरबीसी और प्लेटलेट, तो ये कहलाता है लसिका। ये क्लियर हो गया, हमें लसिका का निर्माण समझ में आ गया। लसिका का किस तरीके से यहां से सिरा में डाला जा रहा है ये हमें पूरी तरीके से समझ में आ गया। लसिका हमारे शरीर में द्वितीय परिसंचरण तंत्र भी बनाता है। पहला हमने रक्त परिसंचरण तंत्र देखा था, इस वजह से लसिका तंत्र को हम सहायक परिसंचरण तंत्र भी कहते हैं। लसिका के निर्माण की प्रोसेस को समझने के बाद अब हम बढ़ते हैं रक्त एवं लसिका में अंतर को। क्या डिफरेंस होता है ब्लड और लिम्फ में? हम ये जानते हैं ब्लड में तीनों टाइप की ब्लड कॉर्पसल्स होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स। लेकिन लिम्फ में तीनों तरीके की रक्त कणिकाएं नहीं पाई जाती। लिम्फ में इन तीनों रक्त कणिकाओं में से केवल और केवल एक प्रकार की रक्त कणिका मिलती है और वो है डब्ल्यूबीसी। तो इसमें मींस लिम्फ में आरबीसी और प्लेटलेट क्या है, एब्सेंट है। डब्ल्यूबीसी दोनों जगह प्रेजेंट है, लेकिन पूछा जाए कि डब्ल्यूबीसी ब्लड में ज्यादा होगी या लिम्फ में ज्यादा होगी, तो आंसर है ब्लड। मींस रक्त में डब्ल्यूबीसी का नंबर ज्यादा होगा। इसके अलावा डब्ल्यूबीसी में भी सबसे ज्यादा जो डब्ल्यूबीसी है वो है न्यूट्रोफिल। किसमें? ब्लड में। ब्लड में सबसे ज्यादा पाई जाने वाली डब्ल्यूबीसी है न्यूट्रोफिल। अगर आपको याद हो तो हमने इसका परसेंटेज निकाला था 60 से 65%। इसके अलावा अगर हम लिम्फ की बात करें तो लिम्फ में न्यूट्रोफिल सबसे ज्यादा नहीं है डब्ल्यूबीसी में, यहां पर लिम्फोसाइट सबसे ज्यादा होती है। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। जो ब्लड है उसका स्कंदन जल्दी होता है, जबकि लिम्फ का जो स्कंदन है वो रक्त की तुलना में देरी से होता है। अब आप सोच रहे होगे प्लेटलेट तो है ही नहीं लिम्फ में, तो लिम्फ का स्कंदन या थक्का बनना कैसे हो पाया? तो प्लेटलेट नहीं है, लेकिन स्कंदन कारक क्लॉटिंग फैक्टर जैसे कि फिब्रिनोजन, प्रोथ्रोम्बिन, कैल्शियम, ये सब तो इस लिम्फ में प्रेजेंट होते हैं ना, उनकी वजह से स्कंदन इसका हो जाएगा। लेकिन क्योंकि प्लेटलेट नहीं है तो स्कंदन में देरी होगी। मैं ये कह सकता हूं कि ब्लड में जो है उसकी क्लॉटिंग फास्ट होगी, जबकि लिम्फ की जो क्लॉटिंग है वो डिलेड मींस देरी से होगी। इसके अलावा अब हम बात करते हैं इस वाले पॉइंट की। ब्लड में जो घुलनशील प्रोटीन्स हैं वो ज्यादा होती हैं, अघुलनशील प्रोटीन जो है वो कम होती है। उल्टा करते हैं इसका, लिम्फ में घुलनशील प्रोटीन जो है वो कम होती है और अघुलनशील प्रोटीन जो है वो ज्यादा होती है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि ब्लड में से ही छन कर कौन बना है, लिम्फ, और जब वो केशिका के लेवल पर ब्लड छनेगा तो उसमें से जो अघुलनशील पदार्थ हैं वो जल्दी से बाहर निकल आएंगे। घुलनशील जो पदार्थ हैं वो उतना जल्दी से बाहर नहीं आएंगे, वो बहाव के साथ आगे चले जाएंगे। तो इस वजह से घुलनशील प्रोटीन कम है और अघुलनशील प्रोटीन यहां क्या है, ज्यादा है। ब्लड का कलर होता है रेड, लेकिन लिम्फ एक कलरलेस फ्लूइड होता है। मींस लिम्फ जो है, लसिका, वो एक रंगहीन द्रव्य होता है। ऐसा इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं पाई जा रही, इसके अंदर आरबीसी नहीं पाई जाती। और हम बात करें तो ब्लड जो है उसमें ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ जो है वो ज्यादा होते हैं, जबकि लिम्फ में ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ जो है वो कम होते हैं। क्योंकि हम जानते हैं ज्यादातर जगहों पर हमें जो भोजन का अवशोषण हमने देखा है वो हुआ है ब्लड में। लिम्फ में तो अवशोषण हम देखते हैं वसा का, मींस लिपिड का। तो कभी कभी ये भी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि रक्त की तुलना में लिम्फ में क्या ज्यादा पाया जाता है। ऑप्शन में दे रखा होता है, जैसे आरबीसी फर्स्ट ऑप्शन में दिया है, सेकंड ऑप्शन में प्लेटलेट दिया है, थर्ड ऑप्शन में डब्ल्यूबीसी दिया है और फोर्थ ऑप्शन में लिपिड दिया है। तो आंसर लिपिड जाएगा। क्यों? क्योंकि वसा का जो अवशोषण होगा वो लिम्फेटिक कैपिलरीज, जिन्हें हम लैक्टियल्स बोलते हैं, उनमें होगा, तो वहां वसा ज्यादा देखने को मिलेगी। तो लिम्फ में हो सकता है ये वाला पोषक पदार्थ जो है वो ज्यादा मात्रा में। तो ये हमने पढ़ लिया, ऑक्सीजन और पोषक पदार्थ किसमें ज्यादा, ब्लड में, और ऑक्सीजन एवं पोषक पदार्थ किसमें कम है, लिम्फ में। जैसे ही हमने ये कहा कि ऑक्सीजन ज्यादा है
तो CO2 यहाँ क्या है, कम है ब्लड में, जबकि CO2 ज्यादा किस में होती है एज कंपैरिजन टू ब्लड, लिम्फ में ज्यादा होती है। तो ये थे ब्लड और लिम्फ के मध्य अंतर। अब लिम्फ जो है वो क्या क्या कार्य करता है, हमने पढ़ा कि हमारे जो इंटरस्टिशियल स्पेस है वहां पर इम्यूनिटी प्रोवाइड करना, ये इसका कार्य है। मींस लसिका के कार्य में हम समझ सकते हैं कि शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया के लिए उत्तरदायी होता है, और ऐसा इस वजह से क्योंकि इसमें कौन सी सेल सबसे ज्यादा है, लिम्फोसाइट कोशिकाएं इसमें सबसे ज्यादा हैं, तो ये शरीर की प्रतिरक्षा अनुक्रिया मींस इम्यून रेस्पॉन्स के लिए उत्तरदायी होता है। सेकंड, ये पोषक पदार्थों और हार्मोन आदि का संवाहन मींस एक कैरियर की तरह काम करता है, ये हार्मोन्स को ले जाने का, साथ ही साथ कुछ पोषक पदार्थों को भी ले जाने का कार्य करता है। जैसे हमने पोषक पदार्थों के बारे में डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ा है कि इंटेस्टाइन में पाए जाने वाले विलाई मींस आंत अंकुर जिन्हें बोलते हैं, उनमें उपस्थित जो लैक्टियल्स होती हैं, उनसे संबंधित जो लैक्टियल्स होती हैं, उनके द्वारा किसका अवशोषण किया जाता है, वसा का अवशोषण मींस फैट को अब्सॉर्ब किया जाता है। ये हम पहले ही डाइजेस्टिव सिस्टम में पढ़ चुके हैं। तो ये था लसिका और लसिका वाहिनियों से संबंधित जितने पॉइंट्स थे वो सारे कंप्लीट हो गए। लिम्फ के कार्य से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जो कोशिका एवं ब्लड के बीच में मिडिल मैन की तरह काम करता है, मींस मध्यवर्ती की तरह काम करता है, तो वो है लसिका। क्योंकि हमने जब लसिका के बनने के बारे में समझा था तो हमने देखा ब्लड का ही पार्ट निकल के केशिका और कोशिका के बीच में आ गया था, जो कि कुछ पदार्थों को ले जाने का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। अब हम एक लसिका गांठ जो कि हमारे शरीर की सबसे बड़ी लसिका गांठ है स्प्लीन, उसको पढ़ते हैं। लसिका तंत्र में जो सबसे लास्ट में संरचना पढ़ी जा रही है वो है, लसिका तंत्र में जो सबसे लास्ट में हम संरचना पढ़ते हैं वो है लसिका गांठ है। और हमारे शरीर की सबसे बड़ी जो लसिका गांठ है उसका नाम है प्लीहा मींस स्प्लीन। स्प्लीन कहां पर पाई जाती है, तो स्प्लीन हमारे आमाशय के पार्श्व भाग में पाई जाती है। मींस हमारा जो स्टमक है उस स्टमक के पार्श्व भाग में ये पाई जाती है। और स्प्लीन मिजेंट्री द्वारा यहां पर टिकी हुई रहती है। अब ये मिजेंट्री क्या है, तो मिजेंट्री इस बड़ी आंत जो कि लार्ज इंटेस्टाइन है उसके ऊपर जो पेरिटोनियम की संरचना होती है उसे बोलते हैं मिजेंट्री। तो ये कहां पाई जा रही है, तो आमाशय के पार्श्व भाग में ये पाई जा रही है। और ये कहां पर टिकी हुई है, तो ये मिजेंट्री द्वारा यहां सदी हुई रहती है। तो ये तो था इसकी लोकेशन के बारे में। अगर मैं स्प्लीन की उत्पत्ति के बारे में बात करूं तो ये मीजोडर्म लेयर से मिलकर बनी होती है, मतलब इसकी जो उत्पत्ति है वो होती है मीजोडर्म। इसके अलावा स्प्लीन हमारे शरीर की ब्लड बैंक भी कहलाती है। मींस मैं ये भी कह सकता हूं कि जैसे एक क्वेश्चन में आपसे पूछा जाए कि किसी पर्सन का एक्सीडेंट हो जाए और उसमें रक्त स्त्रावण होना स्टार्ट हो जाए, मींस उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाए, तो उस समय उस रक्त की हानि को या उस रक्त की कमी को पूरा करने के लिए रक्त किस ऑर्गन द्वारा दिया जाएगा, तो वो है प्लीहा द्वारा, क्योंकि वो शरीर की ब्लड बैंक है। क्योंकि यहां पर ब्लड को क्या किया जा रहा है, स्टोर किया जा रहा है। इसके अलावा जब आरबीसी 120 दिन पूरा कर चुकी होती है तो आरबीसी को दफन कहां किया जा रहा है, तो वो भी स्प्लीन में। इस वजह से आरबीसी का कब्रिस्तान भी बोला जाता है स्प्लीन को। स्प्लीन की लोकेशन हमें समझ में आई गई। ये दो पॉइंट अब समझते हैं। तो आरबीसी के फिल्टर एपरेटस या आरबीसी के छदित्र दो ऑर्गन को मिलाकर बोलते हैं। उनमें से एक है स्प्लीन और दूसरा है लिवर, मींस प्लीहा और यकृत को मिलाकर बोलते हैं आरबीसी छनित्र। जबकि ब्लड के फिल्टर एपरेटस की बात करें तो वो तीन ऑर्गन को मिलाकर बोलते हैं। पहला है प्लीहा स्प्लीन, दूसरा है लिवर मींस यकृत, और तीसरा है वृक्क मींस किडनी। इन तीनों को मिलाकर बोलते हैं रक्त के छनित्र। अगर मैं प्लीहा के कार्य की बात करूं तो प्लीहा के कार्य क्या है, तो जो टूटे फूटे शिथिल रुधिराणु हैं मींस जो ब्लड कॉर्पसल्स हैं, उन ब्लड कॉर्पसल्स में जो टूट फूट गई हैं या जो उनका कूड़ा कचड़ा है उसको भक्षण करने का काम
स्प्लीन के अंदर पाए जाने वाली जो मैक्रोफेज कोशिकाएं होती हैं उनके द्वारा किया जाता है। जब हमने इरेथ्रोपोइसिस मींस लाल रुधिराणुओं का निर्माण की जो प्रोसेस पढ़ी थी, उसमें पढ़ा था कि हमारे अंदर भ्रूणावस्था में स्प्लीन भी लाल रुधिराणुओं मींस आरबीसी का निर्माण करती है। तो सेकंड इसमें कार्य दे रखा है, भ्रूणावस्था में लाल रुधिराणुओं का निर्माण मींस आरबीसी का फॉर्मेशन। इसके अलावा एंटीबॉडीज को बनाना यह भी इसका काम है, और साथ ही साथ आयरन को संग्रह करना मींस स्टोर करना, यह भी प्लीहा का कार्य होता है। तो प्लीहा में हमने पढ़ा, प्लीहा हमारे आमाशय के पार्श्व भाग में पाई जाती है, मेजेंट्री द्वारा यह सदी हुई रहती है। प्लीहा जो है हमारे शरीर की सबसे बड़ी लशिका गांठ होती है, उत्पत्ति में मीजोडर्मल होती है। प्लीहा की अगर हम बात करें तो यह शरीर की ब्लड बैंक और आरबीसी का कब्रिस्तान भी कहलाती है। और दो ऑर्गन को मिलाकर बोलते हैं आरबीसी छनित्र, जो कि स्प्लीन प्लस लिवर है, और तीन ऑर्गन को मिलाकर बोलते हैं ब्लड के छनित्र, जो कि हैं लिवर, स्प्लीन और किडनी। इसके अलावा कार्यों में हमने देखा भ्रूणावस्था में आरबीसी का फॉर्मेशन करना। इसके अलावा जो ब्लड की कणिकाएं हैं, जो कॉप्सल्स हैं, जो टूटी फूटी कणिकाएं हैं या उनका कूड़ा कचरा है, उसे साफ करना, और साथ ही साथ एंटीबॉडीज का निर्माण करना और आयरन को संग्रह करना। लिम्फ के कार्य से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि ऐसा कौन सा द्रव्य है जो कोशिका एवं ब्लड के बीच में मिडिलमैन की तरह काम करता है, मींस मध्यवर्ती की तरह काम करता है। तो वो है लशिका। क्योंकि हमने जब लशिका के बनने के बारे में समझा था तो हमने देखा ब्लड का ही पार्ट निकल के केशिका और कोशिका के बीच में आ गया था, जो कि कुछ पदार्थों को ले जाने का कार्य कर रहा है। तो इसका मतलब ये एक मिडिल मैन की तरह काम करता है। अब हम पढ़ते हैं बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर का लास्ट टॉपिक, ईसीजी मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ क्या है, इसे समझने से पहले अगर हम किसी हॉस्पिटल में ऐसे पर्सन को देखने जाएं जो कि हृदय रोग से ग्रसित है, तो हम समझ सकते हैं कि जैसे कोई पेशेंट जिसको हार्ट अटैक हुआ है, उसके बेड के साइड में एक हमें छोटी सी स्क्रीन दिखेगी जहां से कि पीपी की आवाज आ रही होगी। वो बिल्कुल टीवी की तरह एक स्क्रीन होगी जहां से बीप या पीपी करती हुई आवाज आ रही होगी, और उस मशीन का नाम होता है ईसीजी मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ से किसी भी हृदय से संबंधित रोग वाले व्यक्ति की मॉनिटरिंग मींस निगरानी रखी जाती है। ऐसा ईसीजी से क्या मिलता है जिससे कि हम किसी भी पर्सन के हार्ट से रिलेटेड कोई भी डिसऑर्डर को पता कर सकते हैं। तो ईसीजी एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण होता है किसी भी पर्सन के हार्ट का जो कार्डियक साइकिल है उसमें होने वाली विभिन्न क्रियाकलापों का। मींस ईसीजी क्या है, तो ईसीजी हृदय चक्र के विभिन्न क्रियाकलापों का एक आरेखीय प्रस्तुतिकरण है, मींस एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है कार्डियक साइकिल में चलने वाले इवेंट्स का। कार्डियक साइकिल हृदय चक्र जो कि हम पढ़ चुके हैं, जिसमें दो प्रकार की घटनाएं हमने देखी थी, एक आलिंदी घटनाएं और दूसरी निलयी घटनाएं। आलिंदी घटनाएं जिसमें आलिंदी संकुचन, आलिंदी शिथिलन, निलयी घटनाएं निलयी संकुचन एवं निलयी शिथिलन। तो उनका आरेखीय प्रस्तुतिकरण करना मींस ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना, ये काम होता है ईसीजी का, और यही ईसीजी कहलाती भी है। अब ईसीजी में हम जो वेव देखते हैं, जो रेखाएं हमें यहां दिखाई दे रही हैं, उनमें से एक तो पी तरंग होती है, एक क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या क्यूआरएस सम्मिश्र होता है, और एक टी तरंग होती है। हम इसे पी से और टी तक प्रदर्शित करते हैं, हम इसे पी से टी तक लिखते हैं इन तरंगों को। ये तरंग कैसे बनती है, तो हमें पता है जैसे ही ऐसे नोड या पेस मेकर से आवेग को उत्पन्न किया जाता है, आलिंद का संकुचन स्टार्ट होता है। तो जैसे ही ऐसे नोड से आवेग उत्पन्न होता है तो पी वेव जनरेट होती है। मींस पी वेव जो जनरेट हुई है वो क्या प्रदर्शित करती है,
आलिंद का विध्रुवण मीन्स आलिंद संकुचन। यहां पर एक नया वर्ड है विध्रुवण मीन्स डीपोलराइजेशन। इसको पढ़ाया जाएगा आलिंद इस विध्रुवण के बारे में आपको नर्वस सिस्टम में, तंत्रिका तंत्र में। अभी तो हम केवल इतना समझ लें कि विध्रुवण जो कि न्यूरॉन्स में एक स्थिति ऐसी होती है जब आवेग को उत्पन्न किया जाता है तो उस कंडीशन को बोलते हैं विध्रुवण। अगर आवेग उत्पन्न होगा ऐसे नोड के द्वारा तो विध्रुवण उत्पन्न होगा, और ऐसे नोड जैसे ही आवेग को उत्पन्न करेगा तुरंत किसका संकुचन होगा? आलिंद का। मीन्स आलिंद विध्रुवण या आलिंद संकुचन एक ही बात है, और इसको प्रदर्शित किस तरंग के द्वारा किया जा रहा है? तो वो है पी तरंग के द्वारा। अब आते हैं नेक्स्ट, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स या क्यूआरएस सम्मिश्र। क्यूआरएस सम्मिश्र क्या दिखाता है? तो क्यूआरएस सम्मिश्र दिखाता है निलय विध्रुवण मीन्स निलय संकुचन को, मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। पी वेव तो दिखाता था एट्रियल सिस्टोल को, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स प्रदर्शित करता है वेंट्रिकुलर सिस्टोल को। इसके अलावा एनसीईआरटी में एक पॉइंट दिया है, तो क्यू वेव के जस्ट बाद ये प्रदर्शित करती है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल की स्टार्टिंग हो चुकी है, मीन्स निलय संकुचन प्रारंभ हो चुका है। लास्ट में आते हैं टी वेव पे। टी तरंग क्या प्रदर्शित करती है? निलय पुनः ध्रुवण मीन्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन को शो करती है, या निलय शिथिलन को ये प्रदर्शित करती है। अब पुनः ध्रुवण क्या है? सबसे पहली जो अवस्था होती है जब विश्राम अवस्था होती है उसे बोलते हैं ध्रुवण। आवेग उत्पन्न होते हैं तो उसे बोलते हैं विध्रुवण, और जब वापस से विश्राम अवस्था आती है तो उस कंडीशन को बोलते हैं पुनः ध्रुवण। मीन्स एक बार संकुचन हो चुका है, वापस से फिर वही शिथिलन वाली अवस्था आ रही है, इस वजह से इसे बोला गया है निलय पुनः ध्रुवण मीन्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन। और ये किसको शो करेगा? तो वेंट्रिकुलर डायस्टोल मीन्स वेंट्रिकुलर शिथिलन को। तो हमने पढ़ा पी तरंग प्रदर्शित किसको करती है? एट्रियल डीपोलराइजेशन मीन्स आलिंद विध्रुवण और आलिंद संकुचन को। दूसरा, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स किसे प्रदर्शित करता है? तो वेंट्रिकुलर डीपोलराइजेशन मीन्स वेंट्रिकुलर सिस्टोल या निलयी संकुचन को। टी वेव किसे प्रदर्शित करती है? निलय पुनः ध्रुवण को मीन्स वेंट्रिकुलर रीपोलराइजेशन मीन्स वेंट्रिकुलर डायस्टोल या शिथिलन को ये प्रदर्शित करती है। एक और पॉइंट एनसीईआरटी में दिया कि टी वेव का एंड होना मीन्स टी वेव का अंत होना ये क्या प्रदर्शित करता है? तो टी वेव का अंत होना ये प्रदर्शित करता है कि वेंट्रिकुलर सिस्टोल जो है वो खत्म हो चुका है। क्योंकि वेंट्रिकुलर सिस्टोल कहां से स्टार्ट हुआ था? क्यू वेव से, या क्यू वेव जैसे ही स्टार्ट हुई वहीं से वेंट्रिकुलर सिस्टोल स्टार्ट हो गया था। तो ये तो था पी वेव, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स और टी वेव। एनसीईआरटी में एक टिपिकल ईसीजी के बारे में दिया है, मीन्स एक मानक ईसीजी के बारे में केवल एनसीईआरटी में दिया हुआ है। और एक मानक ईसीजी को किसी पर्सन से रिकॉर्ड करने के लिए मेनली 3 लीड का यूज होता है। जो विद्युतीय लीड्स होती हैं उनको हमारी बॉडी में लगा दिया जाता है। जैसे हम कान में लीड लगाते हैं, फोन की जो लीड होती है, उसी तरीके से यहां पर 3 लीड लगती हैं। एक तो इस दाई कलाई में, एक बाई कलाई में, एक तो राइट और लेफ्ट जो रिस्ट है कलाई वहां पर लगती है, और एक लेफ्ट जो एडी है मीन्स बाई जो एडी है वहां पर लगाई जाती है। वैसे तो ये 3 लीड्स जो हैं वो लगाई जाती हैं, ये एक मानक ईसीजी के लिए। लेकिन अगर हमें हृदय का विस्तृत अध्ययन करना है किसी भी पर्सन के, तो उसके लिए और लीड्स भी लगाई जाती हैं। लेकिन हमारी एनसीईआरटी में केवल एक मानक ईसीजी के बारे में ही दिखाया गया। इसके अलावा ईसीजी को मेडिकल कॉलेज में बहुत विस्तृत तरीके से पढ़ाया जाता है। हमें 12th के लेवल पर, और वो भी सर्कुलेटरी सिस्टम में, केवल इसके बारे में इन्हीं 3 पॉइंट को याद रखना है। बाकी डिजीज वाले चैप्टर में आपको सर इसके बारे में और डिटेल में पढ़ाएंगे। ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है? ये इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट है ईसीजी, क्योंकि इसके द्वारा, इसकी रिकॉर्डिंग के द्वारा हम किसी भी पर्सन के अंदर अगर कोई हृदय रोग है तो उसे देख सकते हैं। दूसरा, हम एक नियत समय में अगर क्यूआरएस सम्मिश्र का नंबर निकाल लें तो हम किसी पर्सन की हृदय दर को भी निकाल सकते हैं। तो ये था
ईसीजी मींस इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ के बारे में। और इस तरीके से बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया।